देवरानी बनी नौकरानी। माँ जी, मैं तो कह रही हूँ आपको अभी ही, अगर हम हमारी प्रॉपर्टी के और हिस्से करते गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। किसी को चैन से अपना अपना हिस्सा नहीं मिल पाएगा और खुश भी नहीं हो पाएंगे। सही कह रही हो तुम काव्या बहू, पर इसलिए हमें नित्यम की शादी किसी भोली भाली और सीधी सादी लड़की से करानी होगी ताकि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा ही ना मांगे। लेकिन इस कलयुग में हर लड़की मानो पटाखा है, सब होशियार है। भूलो मत, पटाखों में भी फुसके पटाखे होते हैं। ये है उर्मिला और उसकी बड़ी बहू काव्या। अब प्रॉपर्टी के ज्यादा हिस्से ना बटे, इसलिए ये दोनों आपस में ये तिगड़म लगा रहे हैं कि नित्यम, जो उर्मिला का छोटा बेटा है, उसके लिए कोई सीधी सादी बहू लेकर आए। अब देखते हैं इस जेठानी की देवरानी आने के बाद क्या होता है। आइडिया माँ जी, मेरे खुराफाती दिमाग में एक सॉलिड तरकीब आई है। हम हमारी ड्राइवर मनमोहन की बेटी राधिका से नित्यम की शादी करा देते हैं। वैसे आज तक उसे देखा तो नहीं है, लेकिन मनमोहन के मुंह से अब तक सिर्फ उसके बारे में ऐसी बातें ही सुनी है जो ये दर्शाती है कि वो एक नंबर की भोली भाली लड़की होगी। हाँ काव्या बहू, एकदम सही सुझाव है। मैंने उस राधिका की तस्वीर देखी है, मनमोहन ने दिखाई थी एक दिन। बड़ी सुंदर है, शक्ल से ही सीधी लगती है। फिर क्या, काव्या और उर्मिला दोनों भी परिवार वाले एकत्रित होकर अपनी राय देते हैं, जिससे ससुर गोपीनाथ कहते हैं, लेकिन उर्मिला, काव्या बहू, माना कि मनमोहन हमारे यहाँ पिछले 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसने आज तक राधिका से हमें मिलवाया नहीं, सिर्फ बातें ही सुनी है। काव्या का पति पार्थ भी कहता है, हाँ, और हमारे नित्यम के लिए हम और अच्छा रिश्ता भी तो ढूंढ सकते हैं। इतनी जल्दबाजी में ऐसे बड़े बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। पार्थ, तू तो अपना मुंह बांधे रख। ड्राइवर की बेटी है तो क्या हुआ, पैसों से फर्क नहीं करना है हमें। हमारे नित्यम के लिए राधिका ही सही है। ये देख नित्यम, ये तस्वीर खुद ही देख ले तू। और सोचो नित्यम, जिस लड़की के बारे में बातें सुनकर ही इतना अच्छा लगता हो, वो असलियत में कितनी अच्छी और नेक दिल होगी। नित्यम, राधिका और तुम्हारी जोड़ी एकदम बेस्ट है। ज्यादा दिमाग को ना सोच वोच कर स्ट्रेस मत दो, बस हाँ कर दो जल्दी से। पहली नजर में ही राधिका को देख नित्यम को उससे प्यार हो जाता है। बाद में मनमोहन को राधिका और राधिका की माँ सुरेखा को भी बुलवाकर रिश्ता पक्का हो जाता है और राधिका और नित्यम की शादी हो जाती है। शादी के बाद उर्मिला और काव्या राधिका से नौकरानियों की तरह काम करवाते हैं। राधिका, माय डियर देवरानी, मेरे लिए खीर बना दोगी? मुझे ना आज बहुत मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। खीर बनाने के बाद ना मेरा रूम साफ कर देना और पंखों की जालियां भी निकाल देना। वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है आज, इसलिए। और राधिका बहू, आज तुझे महीने भर के लिए सारे मसाले भी कूटने हैं और 56 भोग पकवान भी बनाने हैं। हमारे यहाँ रीत है कि नई बहू के हाथ के बने 56 पकवान को गरीबों में बांट दिया जाता है। ठीक है जेठानी जी, ठीक है माँ जी। और हाँ राधिका बहू, लगे हाथ जरा रसोई को भी साफ कर देना। वो राधिका से इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं कि वो बेचारी 1 मिनट तक सुकून और शांति से बैठ नहीं पाती। किचन की खिड़की से बाहर से मनमोहन अपनी बेटी को घंटों तक काम करते देखता है और उसके पास आकर कहता है, राधिका बेटा, दोपहर में जाते वक्त भी तू रसोई में काम कर रही थी। दिन के रात हो गए, तू पिछले 12 घंटों से रसोई में खड़े होकर काम कर रही है। बेटा, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मनमोहन, जल्दी आओ, हमें लॉन्ड्री जाना है। जाइए पापा, ससुर जी आपको आवाज लगा रहे हैं। बेचारा मनमोहन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं सास उर्मिला और जिठानी काव्या राधिका से दिन रात नौकरानियों की तरह काम करवाती ही रहते हैं। लेकिन इस कहानी की असली विलन तो काव्या होती है। वो अपने देवर नित्यम से कुछ पेपर्स पर साइन कराने ले जाती है। देवर जी, ये इन पेपर्स पर जरा साइन कर दीजिए ना फटाफट।
वो क्या है ना, मोहल्ले में होने वाले उत्सव की तैयारियों के लिए चंदा देने के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दीजिए। अब वो क्या है ना, पार्थ घर पर नहीं है, ससुर जी भी मंदिर गए हैं। नित्यम जो कि नाश्ता कर रहा होता है और किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, वो तुरंत पेन उठाता है और बिना देखे पढ़े समझे वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है। यहाँ करनी है ना भाभी? हाँ हाँ हाँ। असल में काव्या एफडी के पेपर्स पर नित्यम से साइन करा रही होती है और वो पेपर्स पर लिखे गए एफडी पर अपना हाथ रखती है ताकि जल्दबाजी में भी नित्यम की नज़र उस पर ना जाए। तभी उर्मिला वहाँ आकर, क्यों रे नास बेटी, बहुत सातवें आसमान पे उड़ रही है ना इन कागजों को पकड़कर। क्या साइन कराया तूने नित्यम से? अरे कुछ भी तो नहीं माँ जी, वो मोहल्ले में उत्सव है ना, उससे रिलेटेड पेपर्स है। और मैं खुश इस बात से हूँ क्योंकि हमारा देवरानी को नौकरानी बनाने का प्लान सफल हो रहा है। दत्ताली। काव्या ये कहकर चली जाती है। वहीं उर्मिला को उसके बर्ताव पर शक होने लगता है। रसोई से छुपकर राधिका ये सारा तमाशा देख रही थी। धिंक चक्का रे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ये फाइनली नित्यम की एफडी मेरे नाम, काव्या के नाम। इन घर वालों को खबर भी नहीं कि इनके पीठ पीछे इनके साथ रहकर ही मैंने इनकी एफडी अकाउंट्स को अपने नाम कर लिया है। एक बार उर्मिला काव्या को कुछ पैसे देती है और कहती है, काव्या बहू, ये ले, ये पैसे तेरे ससुर जी ने दिए हैं। इनसे खाना पीना और बाकी खिलौने खरीद कर अनाथ आश्रम में भिजवा देना। नित्यम और पार्थ के पापा को भी कुछ ज्यादा ही दान पुण्य करने का चस्का लगा रहता है, क्या करें अब। ठीक है, कर दूंगी, दीजिए पैसे। लेकिन काव्या उन पैसों से अनाथ आश्रम में सामान भेजने के बजाय खुद ही शॉपिंग, स्पा और खाना पीना करके घूम फिर के घर आती है और एक दिन में ही सारे के सारे पैसे उड़ा देती है। लेकिन वो एक गलती कर देती है कि वो उस सब का बिल अपने पर्स में ही ले आती है और उसे इस बात की खबर भी नहीं रहती। अगले दिन उर्मिला जब काव्या से पूछती है, काव्या बहू, तुमने अनाथ आश्रम में भिजवा दिया ना सामान, जो कुछ भी मैंने कल तुमसे कहा था? अब हाँ माँ जी, सब कुछ भेज दिया है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। साफ सफाई करते समय राधिका को काव्या की अलमारी से एफडी की पेपर्स और उसकी पर्स भी मिलती हैं और उसे पढ़कर राधिका एकदम से हैरान और दंग रह जाती है। ये क्या? इसका मतलब उस दिन जेठानी जी नित्यम जी से नाश्ता करते समय जिन पेपर्स पर साइन करवा रही थी, वो कोई मोहल्ले के उत्सव से मिलते जुलते पेपर्स नहीं, बल्कि एफडी अपने नाम करवाने के पेपर्स थे। और ये क्या? ये बिल, ये इतने सारे पैसे जो माँ जी ने जेठानी जी को दिए थे अनाथ आश्रम के लिए, वो सारे पैसे जेठानी जी ने एक ही दिन में खर्च करके उड़ा दिए। इतना बड़ा छल किया उन्होंने माँ जी के साथ। नहीं, अगर मैंने इस बात पे यूं ही पर्दा डाला और इस बात को छुपाया तो जेठानी जी और भी ज़्यादा छल करती रहेंगी। मुझे फ़ौरन जाकर माँ जी और बाकी घर वालों को ये बात बतानी होगी। राधिका जाकर सबको काव्या की सच्चाई बताती है और सब ये देखकर और सुनकर हैरान और हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे कल मुहे करम जली, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म की बात तुम कर रही हो उर्मिला। अरे तुमने भी तो इसी का साथ दिया था ना, और इसने क्या किया देखा अब? यार, मैंने तो इस राधिका को अनपढ़ और सीधी साधी समझा था, लेकिन ये तो पढ़ी लिखी और समझदार भी निकली। काव्या, ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने हमारे घर में ही आस्तीन का सांप पाल रखा था और हमें खबर भी नहीं थी। लेकिन जाने अनजाने में आपने जिस ड्राइवर की बेटी को बहू बनाकर लाया, वो एक अच्छी पढ़ी लिखी, समझदार और एक बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी भी है। सॉरी राधिका बहू, मैंने लालच के प्रकोप में और इस कुलक्षणी के बहकावे में आकर न जाने तुम्हें कितना परेशान किया और नौकरानी की तरह तुमसे काम करवाया दिन रात। लेकिन अब से ये काव्या मेरी बहू नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बहू है और वो है राधिका।
सिर्फ इतना कहने से नहीं होगा, इतना सारा फ्रॉड किया है। मैं अभी पुलिस को फोन घुमाता हूँ। बहू हो या बेटी, गुनहगार गुनहगार होता है और सजा तो उसे मिल के ही रहती है। तभी अचानक से काव्या चालाकी से एफडी पेपर्स लेकर बाहर की तरफ भागती है। मनमोहन काका! सभी चिंतित हो जाते हैं। पापा? क्या हुआ मनमोहन को? सभी बाहर गाड़ी की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि गाड़ी खाली है और काव्या भी भाग चुकी है। मनमोहन अंकल तो आज छुट्टी पे है। इसका मतलब वो चोरनी भाग गई। और इस तरह सबको चकमा देकर काव्या वहां से रफ चक्कर हो गई।